हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय न्याय संहिता 2023 के आगे के सेक्शंस के बारे में जानेंगे। और हमने लास्ट आई थिंक 2 वीक्स हो गए हैं क्लास लिए, तो उधर भी थोड़ा सा काम आ गया था, इस वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन आज हम अपने आगे के ऑफेंसेस और आगे के सेक्शंस के बारे में फिर से उसी स्पीड से देखना स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक हमने अपने पहले क्लास में, मतलब इसके पहले क्लास में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो बात करता है सेक्शन 127, ये हमने कवर कर दिया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट क्या होता है, और इसके अलावा जो भी ऑफेंसेस आगे दिए हैं उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा आखिर बीएनएस है क्या। तो भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। पहली बात तो ये 2023 का बिल है, 2023 का एक्ट है, ठीक है, इसमें तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। इसका इन्फोर्समेंट डेट कब है हमारा? 1 जुलाई 2024। ये किसकी जगह पे लाया गया है, यानी किस एक्ट को रिपील करके लाया गया है? तो वो है द इंडियन पिनल कोड 1860। हम जानते हैं वो काफ़ी पुराना एक्ट था और कॉलोनियल एरा का एक्ट था, तो उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि सोसाइटी आगे बढ़ रही है और क्राइम करने के तरीके भी लोगों के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब क्राइम भी, जैसे पहले साइबर क्राइम नहीं था, आज हमारे आगे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लाइक पहले टेररिस्ट अटैक नहीं था, आज हमारे टाइम में आए दिन टेररिस्ट क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में हमको जानने का मिल जाता है। पहले मॉब लिंचिंग नहीं थी, अब हमें मॉब लिंचिंग देखने को मिल रही है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑफेंसेस जो कि 1860 यानी जब हमारा आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड ड्राफ्ट किया गया था उस टाइम नहीं था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमारे सामने नए नए ऑफेंसेस आने स्टार्ट हो गए। तो भाई उनको भी तो अब हम एक ही एक्ट में कितना अमेंडमेंट करके जोड़ेंगे, है ना। ABD ABC, जैसे हम पहले हमारा आईपीसी का 376 था, रेप में ही हम देखते थे कि 376A जोड़ा गया, B जोड़ा गया, फिर AB जोड़ा गया, फिर DADB जोड़ा गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए थे हमारे पुराने एक्ट में। तो उन सबको मॉडिफाई करके उन सबको एक कंसाइज फॉर्म में हमारा BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में सबको एक क्रमानुसार इसमें रखा गया है, ठीक है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमारा आईपीसी में था वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते थे वो इधर उधर मतलब तितर बितर थे, है ना। जैसे मैरिज से रिलेटेड जो था वो अलग दिया था, मिसकैरेज अलग दिया हुआ था, मॉडेस्टी से रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं ऑफेंसेस थे वो अलग दिए हुए थे। उसके बाद पता लग रहा है 354 अलग दिया हुआ है, 509 अलग दिया हुआ है ना, 376 अलग दिया हुआ है हमारा। उसी जगह हमारा 354 ABCD अलग दिया हुआ है। मिसकैरेज इधर 312 में दिया हुआ है। उसी जगह हम देख रहे हैं कि हमारा जो मैरिज से रिलेटेड हमारे जो ऑफेंसेस थे वो हमारा 357, 58, 97, 497, 498 इसमें दिया हुआ है। तो ऐसे क्या था कि हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती थी। फिलहाल हमने याद तो कर ही लिया था, लेकिन इधर उधर के चक्कर में ये चीज़ें तितर बितर हो जाती थी। तो उन सब चीज़ों को भी हमारे बीएनएस ने एक कंसाइज फॉर्म में, एक ही क्या कहते हैं उसे, कंसोलिडेशन फॉर्म में रख दिया है, ठीक है। मतलब चाइल्ड और वुमेन से जितने भी रिलेटेड जितने भी ऑफेंस हो सकते हैं हमारे बीएनएस के अनुसार, उन सबको एक ही चैप्टर में रख दिया गया है। इसके अलावा जो भी ऑफेंस हमारा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है उनको एक चैप्टर में रख दिया गया है। लाइक जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, कि मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, हार्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, रेस्ट्रेंट, ये क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, ये सब हो गया। ये हमारा किस में आ गया है? ह्यूमन अफेक्टिंग जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज जो हमारे मतलब ऑफेंस जो प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं वो अलग चैप्टर में रख दिया गया है। लाइक जो स्टेट के अगेंस्ट और बाय द स्टेट होता है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। पहले हमारा क्या था कि जनरल एक्सप्लेनेशन का पूरा चैप्टर दिया था, अब उस चैप्टर को हटा के क्या कर दिया गया है कि एक ही सेक्शन में उसको एज अ डेफिनेशन क्लॉज रख दिया गया है ना। तो ऐसे ऐसे करके जो हमारा 511 आईपीसी था वो सिर्फ 358 यानी 358 सेक्शन में ही समेट दिया गया है हमारा पूरा BNS। तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हमारे BNS के बारे में हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये सिलेबस में है और दूसरी बात कि
हम अपने आप को अगर किसी के सामने अगर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो जाहिर सी बात हम सबसे पहले अपना इंट्रो देते हैं, ठीक है, मेरा नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसका जो छोटा छोटा ये इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कि ये एप्लीकेबल कहाँ होगा, कब आया, कब इनैक्ट हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, ठीक है, इसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, तो ये चीज़ें हमको हमेशा याद रहनी चाहिए। और कभी कभी हमारे प्री में इससे रिगार्डिंग पूछा भी जाता है। तो अब ये हो गया है एक साइड का इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 128 जो बात करता है फोर्स, यानी इसके पहले क्लासेस में हमने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बोल दिया था, मतलब बता दिया था। जैसे रॉन्गफुल छोटा सा एक ब्रीफ इसका मतलब पिछले का एक छोटा सा ब्रीफ देकर आगे का स्टार्ट करेंगे। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो होता है वो लाइक कोई पर्सन है, ठीक है, आप उसके एक डायरेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं बट उनके पास अभी भी 3 डायरेक्शन ओपन है, वो कहीं से भी जा सकते हैं। तो ये होता है हमारा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस, यानी किसी पर्सन को उसका जहाँ पे राइट है उसको जाना, उसको प्रोसीड करना, आप वही चीज़ ब्लॉक कर रहे हो, तो ये होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, यानी उसके पास अभी भी 3 ऑप्शन ओपन है। बट इसका जो एग्रीगेटेड फॉर्म होता है वो हम कह सकते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसका मीनिंग होता है फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको आपने एक कमरे में कैद करा हुआ है, ठीक है, मतलब अब उसको कमरे में अगर अंदर करके बाहर से आपने लॉक लगा दिया तो जाहिर सी बात है भाई रूम है, रूम का 4 दीवार होगा, वो इंसान कहीं से भी बाहर नहीं जा सकता है। तो ये होता है हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी जितनी भी डायरेक्शंस हैं नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं, अगर आपने उस चारों डायरेक्शन को ब्लॉक कर दिया है उस इंसान के लिए, वो कहीं से भी बाहर नहीं जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ये कहा जाएगा कि ये एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस यहाँ पे कारित किया गया है। तो ये हो गया हमारा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट का छोटा सा ब्रीफ। बाकी इसके अलावा इसमें क्या पनिशमेंट होती हैं, ऐसे क्या एग्रीगेटेड फॉर्म्स होते हैं लाइक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जाएगा, या 3 दिन के लिए किया जा रहा है, या 10 दिन के लिए किया जा रहा है, तो इससे सारे रिगार्डिंग यहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है, जिसको आप पिछली क्लासेस में जाके आप देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक फोर्स हमारा सेक्शन 128 BNS बात करता है। तो फोर्स हम एज अ लॉ नहीं समझेंगे, ठीक है, भाई लॉ में तो दिया हुआ है सेम, लेकिन अगर हम एज अ साइंस स्टूडेंट, या चलो ठीक है हम साइंस के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हम अगर इसको समझें तो फोर्स क्या है। फोर्स वो चीज़ है जो आपको आपके मोशन से क्या कहते हैं विचलित करते है ना, मतलब लाइक एक पर्सन स्टैंड है, एक पर्सन खड़ा है, पीछे से दूसरा पर्सन उसको धक्का दे दे जिससे जो अगला पर्सन खड़ा है वो आगे की ओर मूव हो जाए, वो आगे की ओर चल दे या गिर जाए, कुछ भी हो, मतलब जहाँ पर वो खड़ा था उस पोजीशन से वो हट जाए। तो ये क्या है, ये एक तरफ से उसके ऊपर फोर्स ही कारित किया गया है ना, जैसे फोर्स को हम बल कहते हैं। हमने साइंस में भाई चलो 9th 10th छोड़ो, हमने 6th क्लास से पढ़ा हुआ है फोर्स क्या चीज़ है। तो सेम टू सेम हमारा 128 भी वही बात करता है। यहाँ पे कोई लॉ की बातें नहीं की जा रही हैं, यहाँ पे बस इतना कहा जा रहा है कि अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, change of motion and cessation of motion to that other, or if he causes to any substance of motion, change of motion, cessation of motion, as brings that substance into contact with any part of the other party or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affect that other sense of feeling। तो इतना बड़ा ये तो फिलहाल आपके लिखने के रिटर्न में काम आएगा, लेकिन इतना इसको अगर ना समझें तो जाहिर सी बात है जनरल मीनिंग इसका वही है कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर फोर्स करता है जिससे जो पहला पर्सन है उसके मोशन में कोई चेंजेस आ जाता है, या वो अपने जगह से मूव कर जाता है, या सेसेशन ऑफ मोशन हो जाता है, और इस चीज़ का अदर पर्सन को क्या हो रहा है, फील हो रहा है, तो ये एक तरफ से फोर्स कहलाएगा। ठीक है, 3 वेज होते हैं किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए। बाय हिज ओन बॉडली पावर, भाई तुम किसी को धक्का दे दो, ठीक है, तो क्या जाहिर सी बात है वो इंसान आगे जाके गिरेगा, अपनी जगह से पता लग रहा है वो आगे जाके गिर गया, फिसल गया, है ना। बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस,
किसी सब्सटेंस को डिस्पोज करके भी आप किसी की मोशन को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा होता है बाय इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू मूव। तो ये हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये दोनों हमने हमेशा से पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन सी पार्ट जो कि ये बता रहा है कि किसी एनिमल को तुम इतना इंड्यूस कर दो कि वो अदर पर्सन के ऊपर मतलब उसके ऊपर भौंकने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल डॉग का ले लीजिए कि कोई पालतू कुत्ता है, उस मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उनके यहाँ पालतू कुत्ता है और आप जाते हैं अपने दोस्त के घर। अब भाई दोस्त ने मजाक मजाक में अपने कुत्ते को पुचकारा कि मतलब बल्लू काट ले काट ले। अब डॉगी है, ठीक है, वो तो अपने मालिक का सुनेगा और वो क्या कर रहा है, उस जो पर्सन यानी जो आपका दोस्त आपके घर आया है उसके ऊपर वो भौंकने लग रहा है। तो भौंकना क्या है, अब भाई जाहिर सी इंसान है, अगर कोई कुत्ता आपके सामने भौंकेगा तो आप भागेंगे, पता लगा काट लिए, 14 सुई अलग से लग रही है ना। तो अगर इस टाइप का भी कोई भी यहाँ पे एक्ट किया जा रहा है तो वो भी हमारा फोर्स कहलाएगा। तो ये हो गया सिंपल फोर्स की डेफिनेशन। अब आते हैं सेक्शन नंबर 129 जो बात करता है क्रिमिनल फोर्स। तो अभी तक तो ये फोर्स है, अभी तक सिर्फ बल लगाया जा रहा है, बट ये कब क्रिमिनल फोर्स में चेंज हो जाता है ये हम जानते हैं सेक्शन 129। तो हम हमेशा से जानते हैं कि किसी भी क्राइम को करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मेंस रिया, एक होता है एक्टस रियस, यानी आपका गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट का होना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी क्राइम को करने के लिए। एक्सेप्शन लाइक मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन है, लाइक बाइगमी हो गई, किडनैपिंग हो गई, इसको साइड में रख के हम अपना जो जनरल रूल है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 129 में यही बताया जा रहा है कि जो कोई इंटेंशनली, तो इंटेंशन का मतलब है यहाँ पे मेंसरिया आ गया, यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। अब उसके कंसेंट से आप किसी उसको फोर्स कर रहे हो तो ये तो यहाँ पे हंसी मजाक हो जाएगी, पता लग रहा है वो आपको एक मार रहा है तो आप उसको एक मार रहे हो, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। बट अगला इंसान यहाँ पे सीधा साधा खड़ा हुआ है, आप उसके बिना कंसेंट के उसको धक्का दे रहे हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई फोर्स यूज़ कर रहे हो और जिसका मतलब जो कि आपके मेंसरिया है, जिसका इंटेंशन आपका गलत है कि अगर मैं ऐसे इसको करूँगा तो इसको क्या फील होगा, या तो फियर फील होगा, या तो वो डर जाएगा, या तो एनॉय, या तो वो बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाएगा, या तो उसको किसी भी प्रकार की इंजरी कारित हो जाएगी। तो अगर ये तीन मतलब तीन जो यहाँ पे एसेंशियल्स दिए हुए हैं, अगर ये तीनों उस पर्सन के द्वारा हो जाता है जिसके अगेंस्ट आपने फोर्स यूज़ किया है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स। तो यहाँ पे पहला हमारा इंटेंशन और दूसरा हमारा नॉलेज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ के तीन जैसे क्या कहते हैं उसमें प्री में आता है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि प्री में ऐसे इलस्ट्रेशंस दे देते हैं, उसके बाद पूछा जाता है कि ये क्रिमिनल फोर्स है या चीटिंग की गई है ना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, कन्फाइनमेंट है। तो ये हमारे प्री में आते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो की वर्ड आप याद रखेंगे वो क्या है, इंजरी, फियर, एनॉय यानी अनोयंस। तो अगर कोई पर्सन इंटेंशनली और नॉलेज यानी उसको जानता है कि ऐसे करने पे अगले पर्सन को या तो इंजरी या तो फियर या तो अनोयंस कारित हो सकता है, और फिर भी वो ये काम करता है उस पर्सन के अगेंस्ट जाकर, यानी उस पर्सन के बिना कंसेंट के, तो ये क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस कर रहा है यहाँ पर। तो ए में भी हम यही देखेंगे, जैसे लाइकली दैट दिस यूज ऑफ फोर्स विल कॉज इंजरी, फियर और एनॉय। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया। यहाँ पे भी सेम, लाइकली टू कॉज इंजरी, फ्राइटन, एनॉय, क्रिमिनल फोर्स हो गया। सेसेशन ऑफ मोशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फोर्स ही हो रहा है। विदाउट द कंसेंट है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिमिनल फोर्स। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जिसको अगर हम याद रखेंगे तो जो हमारे प्री में क्वेश्चंस आते हैं इलस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, मतलब कोई भी इलस्ट्रेशन क्योंकि आएंगे तो हमारे बेयर एक्ट के अंदर से ही आएंगे, ठीक है, बाहर से नहीं देते हैं। तो इस बात से तो बिल्कुल ही निश्चित हो जाइए कि बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमारे एग्जाम में, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे बेयर एक्ट यानी हमारे इसी बुक से मिलने वाले हैं। तो एक एक अगर पॉइंट हम पकड़ेंगे तो हमको ईजी हो जाएगा अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो यही है, ट्रिक है ये, एक तरफ से आप इसको लिख सकते हैं कि अगर इंजरी, फियर, एनॉयंस किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एक्ट यानी कौन सा यहाँ पे ऑफेंस कारित किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स
कारित किया जा रहा है, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 129 में। ओके, आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। बाकी एक बार आप खुद से रीड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है। वही सेम चीज़ यहाँ भी, इंजरी, फ्राइटन, एनॉय, ठीक है। फ्राइटन का मतलब वही होता है जो भी हमने पढ़ा, फियर, ठीक है। तो ई में विदाउट कंसेंट, सेम क्रिमिनल फोर्स हो गया। ये हो गया वुमेन्स वेल। वेल का मतलब होता है यहाँ पे जो घूंघट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर ए एक पर्सन है जो कि इंटेंशनली, यानी मेंसरिया है यहाँ पे, किसी वुमेन का वेल यानी उनका जो घूंघट, किसी वुमेन ने घूंघट किया है, उस घूंघट को अगर वो पीछे करते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि कोई भी वुमेन नहीं चाहेगी कि अदर पर्सन आके उनका घूंघट से कोई खिलवाड़ करे, है ना। हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ है। तो मान लो अब ए है, वो बदतमीजी कर रहा हो, आके वुमेन का घूंघट पीछे कर दे रहा है या उसके ड्रेस के साथ कुछ खेल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर वो क्रिमिनल फोर्स ही कहलाएगा। तो ये तो चलो ठीक है, वुमेन वेल्स हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इंजरी हो रही है, फ्रैटन हो रहा है, एनॉय हो रहा है। भाई किसी वुमेन को अगर आप ऐसे छेड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है वो डरेगी, उसको इरिटेशन होगा, ठीक है, अगले पर्सन की, ये पर्सन ऐसा कर क्यों रहा है भाई। तो ऐसी कंडीशन में ये क्रिमिनल फोर्स कहलाएगा। तो असॉल्ट हमारा दिया हुआ है सेक्शन 130, जो कि आईपीसी के सेक्शन 351 यानी 351 में हमारा पहले असॉल्ट को डिफाइन किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 ऑफ BNS, असॉल्ट का मतलब होता है whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person to present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person said to assault। तो यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड आया पकड़ में, क्या आया, पहला तो जेस्चर, दूसरा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस चीज़ की हो रही है, यूज टू क्रिमिनल फोर्स। यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स यानी जो अभी हमने 129 में पढ़ के आया कि क्रिमिनल फोर्स क्या है। भाई क्रिमिनल फोर्स क्या है कि किसी की तरफ आपने कोई फोर्स किया जो कि किसी को इंजरी, फियर या फिर अनॉय करने का मतलब अनॉय करने का काम करती है, तो ऐसे में हम उसको क्या कहते हैं, क्रिमिनल फोर्स। लेकिन इसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, अब तैयारी कैसे करोगे, उस चीज़ को जेस्चर करके, उस चीज़ को मतलब दूसरे को, एक होता नहीं है एक आंख दिखाना, है ना, या तो आप अपनी कलाई ऐसे से कर रहे हो, आ जा तुझे हाथ बताता हूँ, ठीक है, पता लग रहा है कि कोई कुछ कर रहा है, आप उसको घूर के देखो तो अगला इंसान डर जाए, भाई ये कुछ करने वाला है, कुछ करेगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्रिमिनल फोर्स। कुछ नहीं करेगा और सिर्फ आपको ये आंख दिखाकर आपको डराने का काम कर रहा है, तो ये हो जाता है हमारा असॉल्ट। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अगर एक्ट हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्रिमिनल फोर्स में वो मतलब क्रिमिनल फोर्स में ये इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेस्चर से काम किया जा रहा है या सिर्फ किसी को डराने का, धमकाने का यहाँ पे प्रिपरेशन किया जा रहा है, तो ये हमारा असॉल्ट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट है, मेयर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। अब यहाँ पे किसी को आप गाली दे रहे हो खड़ा होके, ठीक, मतलब अब भाई गाली तो एक इंसान नहीं देगा ना, कोई पागल ही होगा जो अकेले खड़ा होकर गाली दे रहा है। जाहिर सी बात है अगर किसी को गाली देना है तो दो लोगों का वहाँ पे होना ज़रूरी है, दो लोगों का वहाँ पे झगड़ा करना ज़रूरी है, ठीक है। गाली गलौज से होना, पब्लिकली आप गाली गलौज दे रहे हो, तो ये असॉल्ट नहीं है। हाँ, आप इसको एफरे कर सकते हो, जो हमने अभी आगे पढ़ा, आई थिंक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे इसको जाके। तो एफरे का मतलब वही होता है कि कोई दो पर्सन है जो कि पब्लिकली एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, तो ये हो गया हमारा एफरे। इसमें असॉल्ट का कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी से डर नहीं रहा है, एक दूसरे से दोनों लड़ रहे हैं, कोई किसी से नहीं डर रहा है। अब उस लड़ाई में इंसान मर भी सकता है, उसको ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, उससे पब्लिक पीस भी ब्रीच हो सकती है, तो ये कोई भी असॉल्ट नहीं है। असॉल्ट तब होता है जब एक इंसान एक्ट कर रहा हो और दूसरा इंसान उससे परेशान हो रहा हो, यानी उसको डर लग रही हो कि अगर मैं यहाँ से ना भागा तो ये इंसान मतलब कुछ ना कुछ कर देगा, तो ये होता है हमारा असॉल्ट। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि मेयर वर्ड डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। अगर कोई सिर्फ बोल रहा है तो उसे असॉल्ट नहीं मानेंगे। यहाँ पे जेस्चर की और प्रिपरेशन दिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका इलस्ट्रेशन तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ए हम पढ़ देते हैं, ए शेक्स हिज फिस्ट, वही चीज़ कि उसने जैसे फॉर एग्जांपल हम
मूवीज़ में देखते हैं, अक्षय कुमार की मूवीज़ में देखते हैं। एक मूवी याद नहीं आ रहा है क्या है वो, पता नहीं क्या है, ठीक है। समझ जाइए कि अक्षय कुमार की ज़्यादातर मूवी में वो जो कड़ा पहनते हैं ना पंजाबियों वाला, वो कड़ा ऐसे से करता है और सामने गुंडे खड़े रहते हैं कि अब ये मारेगा। तो ये जो कड़ा ऐसे करने का मतलब है कि वो जेस्चर कर रहा है कि अब भाई मतलब भाई लोग आप पिटने वाले हो। तो ये जो मतलब एक्ट यहाँ पे अक्षय कुमार के द्वारा किया जा रहा है, ये क्या है, ये असॉल्ट है। अब वो गुंडों के अगेंस्ट किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये डिफेंस में ही आ जाएगा। बट अगर ये किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट किया गया होता तो ये असॉल्ट का ऑफेंस बन जाता। चलो, हो गया हमारा असॉल्ट, बहुत ही छोटे फॉर्म में। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। तो फिर से मतलब एक होता है ना, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए 2 लाइन में बता देते हैं कि क्रिमिनल फोर्स का जो प्रिपरेशन होता है, यानी आप किसी को जेस्चर करो, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो जिससे दूसरे के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल फोर्स लगने वाला हो, या दूसरा पर्सन ये समझे कि अगर मैं यहाँ से ना भागा या मैंने अगर कुछ नहीं किया तो ये पर्सन मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स कारित कर देगा, यानी मुझे मार वार देगा। तो ये हो गया हमारा असॉल्ट। इसके अलावा इसका अगर एग्रीगेटेड फॉर्म देख लें तो वो होता है हमारा क्रिमिनल फोर्स, यानी किसी भी पर्सन के ऊपर भाई तुम धावा ही बोल दो, ठीक है, और उससे उसको इंजरी हो जाए, या तो वो डर जाए या तो वो अनॉय हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस लग जाता है। चलो, ये हो गया। अब 131 में पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव ऑफ प्रोवोकेशन। तो ग्रेव प्रोवोकेशन का मतलब वही होता है कि गाली गलौज, यानी अगला इंसान आपको उकसा रहा है ताकि आप ऐसा कांड करो, तो इसको हटाकर अगर किसी ने इंटेंशनली और नॉलेज उसके मतलब वो नोइंगली अगर वो उसके नॉलेज में है कि अगर ऐसा करेंगे तो अगला पर्सन परेशान होगा, फिर भी ये पर्सन अगर ये करता है तो ऐसे कंडीशन में उसको 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और है यहाँ पे, और उसे फाइन देना पड़ सकता है जिसका प्राइस नहीं जिसका अमाउंट होगा 1000 रुपीज़, यानी 3 महीने और 1000 तक की उसको फाइन की सज़ा मिल सकती है। अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 132 में, जो बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट को परेशान करने के लिए, यानी उनको डिटरेंस, उनके अंदर डर पैदा करने के लिए, ताकि वो अपना जो उनकी जो ड्यूटी है फॉलो करने के लिए उसको वो डिस्चार्ज प्रॉपरली ना कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी पर्सन पब्लिक सर्वेंट को ही परेशान करने में जुटा हुआ है तो उसको यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा और यहाँ पे उसको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 133, जो बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। तो यहाँ पे डिसऑनर पर्सन यानी किसी की आप इंसल्ट कर रहे हो, लाइक पब्लिकली किसी को उसका रेपुटेशन हार्म हो रहा है, पब्लिकली किसी को गाली दिया जा रहा है, पब्लिकली किसी को ज़बरदस्ती मारा जा रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन में कोई भी पर्सन पाया जाता है तो उसके लिए भी 2 साल की सज़ा यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे अदरवाइज देना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब यहाँ पे वही चीज़ सडन फाइट नहीं होनी चाहिए। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 134, जो बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय ए पर्सन। तो यहाँ पे चोरी करने के लिए, छिनैती करने के लिए बोली जा रही है, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई पर्सन है यानी ऑफेंडर अगर किसी पर्सन को असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करता है उसके अगेंस्ट, ताकि वो जो सामान उसने वेयर किया हुआ है, मान लो उसने घड़ी पहनी हुई है, गोल्डन चेन पहनी हुई है, या वुमेन है तो वो मान लो कोई आभूषण यानी कोई ज्वेलरी वगैरह पहना हुआ है और डरा धमका के आप उससे उनकी ज्वेलरी ले रहे हो, घड़ी ले रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 134 का यहाँ पे सेक्शन अप्लाई होता है और उन्हें 2 साल तक की सज़ा और फाइन के लिए पनिशेबल होना पड़ेगा। फिर सेक्शन 135 बात करते हैं असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। तो रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का मतलब हम जानते हैं कि चारों डायरेक्शन से उनको ब्लॉक कर देना। तो कोई भी किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन कर सके इसलिए उसको असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिर आगे सेक्शन 136 जो बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। अभी तक क्या आ रहा था, अदरवाइज ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी अदरवाइज लड़ाई झगड़े से हटा के जो भी पनिशमेंट दिया गया है वो हमने पढ़ चुका है। अब हमारा सेक्शन 136 बात कर रहा है कि
कोई भी पर्सन यहाँ पे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहा है कब, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोवोक होकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अगर कोई पर्सन ऐसा कुछ भी कार्य करता है तो यहाँ पे वो 1 महीने तक का जेल यानी 1 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज़ तक का फाइन इनको देना पड़ सकता है। तो ठीक है, यहाँ हमारा क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट कंप्लीटेड। फिर हम आते हैं अपने इसके अलावा जो ऑफेंस है, किडनैपिंग, अबडक्टिंग, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। तो ये भाई चारों ही बहुत ही हायर लेवल के ऑफेंस है, हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो किडनैपिंग हमारा दिया हुआ है 137 में हमारा किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू 137 किडनैपिंग इज ऑफ 2 काइंड, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। तो भाई जो इंडिया से किडनैप होंगे वो तो चलो ठीक है, कोई भी एज के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों से लेकर बड़े बुढ़ों तक को किडनैप किया जा सकता है हमारे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के कैटेगरी में। यहाँ पे दिया हुआ है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। तो गार्जियनशिप का मतलब ये है कि जो अगले पर्सन को जिसको किडनैप किया जा रहा है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे या तो माइनर होगा, यानी या तो वो 18 साल से कम होगा या तो वो अनसाउंड माइंड पर्सन होगा जिसके बिहाफ पे कोई लीगल गार्जियन अपॉइंट होगा, या तो उसके मदर फादर होंगे, ठीक है। ये होता है हमारा 137 में किडनैपिंग। तो 2 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है और बताया गया किडनैपिंग है क्या। तो सेक्शन 137A के अकॉर्डिंग हूएवर कन्वे, यानी कन्वे का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना किसी भी पर्सन को। तो हूएवर कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के लिमिट्स के बाहर अगर कोई भी ट्रांसफ़र कर रहा है, कोई भी कन्वे कर रहा है किसको, किसी भी पर्सन को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे किसी पर्सन की बात की जा रही है, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, मतलब उसके कंसेंट के बिना, और सम पर्सन लीगली अथोराइज टू कंसेंट ऑन द बिहाफ, वही चीज़ कि माइनर और अनसाउंड माइंड वाले पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने दोनों कैटेगरी देख ली, या तो ऑफ दैट पर्सन, या तो उसके कंसेंट के बिना आप ले जा रहे हो, या तो कोई लाइक लीगल गार्जियन है उनके बिहाफ पे कोई भी मान लो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल गार्जियन है, उनके मदर है, फादर है, पापा मम्मी, दादी दादा, जो कुछ भी हो, मतलब जो कोई भी हो, उनके कंसेंट के अलावा अगर उनके बच्चों को, यानी कोई भी माइनर पर्सन है या कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसको आप इंडिया के बियॉन्ड ले जा रहे हैं, यानी जितने भी इंडिया की टेरिटरी है उसके बाहर कहीं भी ले जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोला जाएगा कि यहाँ पे उस पर्सन की किडनैपिंग हुई है। फिलहाल ये हमारा ट्रैफिकिंग से रिलेटेड भी हो जाता है, उसको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बी यहाँ पे बोल रहा है हूएवर टेक्स और एंटाइसिस any child or any person of unsound mind out of the keeping of lawful guardian of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardian। तो पहला तो हमने वही देख लिया, वहाँ पे 2 कैटेगरी दी हुई थी, है ना। तो बी में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन कब बन जाता है, जब कोई यहाँ पे चाइल्ड है या तो कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उसको बिना कंसेंट ऑफ द लीगल ऑफ देयर लीगल गार्जियन, यानी उनके जो लीगल गार्जियन है उनके बिना कंसेंट के अगर आप उनको टेक करते हो, यानी उनको लेते हो, या तो उनको एंटाइस मतलब उनको यहाँ पे बहला फुसला के जो ले जाना होता है, लाइक पता लग रहा है कोई 5 साल का छोटा बच्चा है, उसको आप लॉलीपॉप दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, बेटा आ जाओ चॉकलेट लेना है, चॉकलेट लेते लेते आप पता लग रहा है उसको गाड़ी में भर ले रहे हो, तो ये क्या है, ये किडनैपिंग है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है, ठीक है, ना कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनर की किडनैपिंग की जा रही है जो कि जिसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है कि अगर वो चॉकलेट लिया तो बेचारा गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कि द वर्ड लॉफुल गार्जियन इन दिस क्लॉज इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर एंड कस्टडी। तो वही चीज़ कि जो लॉफुल गार्जियन होंगे वो इंक्लूड करेंगे कोई भी पर्सन को जो कि उनका केयर और कस्टडी, यानी उनको
मतलब लाइबिलिटी हो किस चीज़ की, उस बच्चे को या उस पर्सन जो अनसाउंड माइंड है उनको केयर करने की, और जिसकी कस्टडी उनके पास हो। तो एक्सेप्शन यहाँ पे बात कर रहा है, दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड, यानी ये क्लॉज जो है हमारा, जो किडनैपिंग हमने पढ़ा वो कहाँ पे एक्सटेंड नहीं करेगा, यानी कब कोई किडनैपिंग नहीं मानी जाएगी, जब एनी पर्सन हु इज़ इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ आ गया तो जाहिर सी बात है वहाँ ऑफेंस अपने आप खत्म हो जाता है, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन इललेजिटिमेट चाइल्ड, यानी यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि अपने आप को एज अ फादर कंसीडर कर रहा है किसी भी इललेजिटिमेट चाइल्ड, यानी इललेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब यही होता है या तो जो मैरिज है वो वॉइड हो गई हो या वॉइडेबल हो गई हो, या तो मान लो सिंगल मदर जो होते हैं, है ना, मतलब होता नहीं है कई बार बच्चे अमेंडेड कर दिए जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, या फिर उनके जो महिलाएं होती हैं मान लो प्रेग्नेंट है और जो उनके फादर यानी जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड का जो फादर है वो उनको छोड़ के चला जा रहा है, तो पता नहीं लग रहा है भाई इसका फादर कहाँ गया। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, लाइक कभी कभी बिना मैरिज के जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको भी हम इलेजिटिमेट चाइल्ड ही बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई पर्सन है जो कि अपने आप को एज अ फादर कंसिडर कर रहा है उस किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड, और ये इन गुड फेथ है, यानी उस बच्चे का केयर करने के लिए या उस बच्चे को संभालने वगैरह के लिए अगर उसको वो इंटाइज कर रहा है, उसको वो टेक कर रहा है, यानी उसको अपने साथ ले जा रहा है उसके वेल बीइंग के लिए, तो ऐसी कंडीशन में माना जाएगा कि जो पर्सन है वो मतलब यहाँ पे किडनैपिंग नहीं कर रहा है, यानी वो कोई भी ऑफेंस नहीं कर रहा है, बशर्ते उसको ये चीज़ वहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। और यहाँ पे वहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि जो मैंने एक्ट किया वो कोई भी मतलब उसका इंटेंशन कोई भी इमोरल इंटेंशन नहीं था, या तो उसका कोई अनलॉफुल पर्पस नहीं था। ठीक है, पता लग रहा है एज अ फादर करके बच्चे को ले जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जाके बाहर बच्चों को बेच दे रहे हो, ट्रैफिकिंग कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बढ़िया प्रूफ करना पड़ेगा कि एज अ फादर मैं इसको मतलब मैं इस बच्चे को अपने साथ ले गया था और गुड फेथ में ले गया था ताकि मैं इसकी देखभाल कर सकूं। तो ये चीज़ें कोर्ट में काम आती हैं जब ऐसी केसेस का मतलब जब ऐसे केसेस सामने आते हैं। तो अब 2 में बात करता है whoever kidnaps, तो ये पनिशमेंट के बारे में बात की जा रही है। whoever kidnaps any person from India or from lawful guardian shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 7 year, यानी 7 साल तक की सजा हो सकती है, और प्लस यहाँ पे फाइन भी देना पड़ सकता है। प्लस का मतलब है कि एंड, यानी यहाँ पे कंपलसरी है, फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा किडनैपिंग। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 138 जो बात कर रहा है एब्डक्शन। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन, वो कहते हैं ना कि एक ही कॉइन के दो पहलू, यानी एक ही कॉइन के दो हेड टेल होते हैं, तो वैसे किडनैपिंग और एब्डक्शन मिलता जुलता ही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस यहाँ पे हो जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैटर करता है, अगर हम बोलें तो किडनैपिंग में यहाँ पे कभी कभी मेंसेरिया नहीं होता है। लाइक अगर हम सिंगल वर्ड में बोले तो मेंसेरिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द किडनैपिंग, यानी यहाँ पे गिल्टी माइंड का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइक जैसे इसके रिगार्डिंग एक केस था, याद नहीं आ रहा हमें, जिसमें एक पर्सन क्या, एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है, दोनों आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं। तो जो लड़की है वो 18 साल से कम रहती है। आर वर्सेस प्रिंस है आई थिंक, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं आपको चेक करके नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बता दूंगी। तो आर वर्सेस प्रिंस अभी तक के लिए मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंस रहता है, जो यहाँ पे लड़का रहता है, वो यहाँ पे अपनी प्रेमिका जो कि 18 साल से कम है उसको घर से भगा ले जाता है। तो भाई घर से भगा ले गया, और लड़की भी अपने कंसेंट के अनुसार वहाँ पे उस लड़के के साथ चल देती है, क्योंकि ये होता है कि भाई उसके पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जो लड़की के पापा होते हैं वो यहाँ पे किडनैपिंग का चार्ज क्या कहते हैं लगाते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन, यानी जो लड़का उनकी बेटी को लेकर भागा था उनके अगेंस्ट यहाँ पे किडनैप का चार्ज लगता है, क्योंकि लड़की यहाँ पे माइनर थी और उसको किडनैप किया गया था फ्रॉम हर लीगल गार्जियन। तो किडनैपिंग में यही है कि यहाँ पे जो मेंसेरिया होता है वो नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, और एब्डक्शन में यहाँ पे हमेशा मेंसेरिया इंपॉर्टेंट होता है, यानी गिल्टी माइंड का होना, किसी पर्सन का गिल्टी इंटेंशन का होना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे कहाँ पे एब्डक्शन में। किडनैपिंग में मेंसेरिया रिक्वायर्ड नहीं होता है। चाइल्ड
का जो कंसेंट होता है वो भी यहाँ पे इमैटेरियल होता है। भाई कोई चाइल्ड है, बोल रहा है कि चलो चलो चाचा जी चलते हैं चॉकलेट खाने, तो अब चाचा जी उनको चॉकलेट खाने के लिए लेके चले गए, तो यहाँ पे जो बच्चे का जो पापा है वो भी चाचा जी के ऊपर यहाँ पे केस कर सकता है कि भाई अगर बच्चे ने कहा चॉकलेट खाने के लिए, तो बच्चा गुमा था, उसको आपको मुझे ला के देना चाहिए था कि आप चॉकलेट खिलाने लेके चले गए। भाई मुझे क्या पता कि आप चोर हो कौन हो, है ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे मेंसरिया नहीं देखा जाता है किडनैपिंग में। ठीक है, क्लियर। तो इस बात को लेके यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। और काफ़ी बार हमारा इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में डिफरेंस में। तो मेन डिफरेंस यही है कि किडनैपिंग के लिए मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं है और एब्डक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 138 हुएवर बाई फोर्सफुल कंपेल्स और बाई डिसीटफुल। तो यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे किसी को कंपेल किया जा रहा है, यानी चलो चलो चलो, और बाई डिसीटफुल यानी यहाँ पे किसी को धोखे में रख के किसी को अगर इंड्यूस मतलब उसको बहला फुसला के या उसको धोखे में रख के किसी को इंड्यूस किया जा रहा है अपने साथ चलने के लिए, तो ये होता है अबडक्शन का ऑफेंस। और यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एनी पर्सन। तो यहाँ पे एनी पर्सन का मतलब होता है चाहे वो मेल हो फीमेल हो, 18 साल से छोटा मतलब 18 साल से कम हो, 18 साल से बड़ा हो, इट डजेंट मैटर। मतलब हाँ 0 साल से यानी 1 साल से बच्चे का लेके 100 साल तक के जो ओल्ड एज का पर्सन होता है सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये अबडक्शन हो गया। फिर अब 139 हमारा बात करता है किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। तो यहाँ पे किसी कोई चाइल्ड जाहिर सी बात है यहाँ पे 18 साल से कम ही होगा, और चाइल्ड में यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 इतना लंबा चौड़ा ना जाके अगर हम जाने तो किसी पर्सन को यहाँ पे किडनैप किया जा रहा है, उनको मेमिंग किया जा रहा है, उनको क्या कहते हैं टेक किया जा रहा है, उनको अपने पास एक तरफ से रखा जा रहा है। किस काम के लिए? ताकि वो बेगिंग कर सके, यानी ताकि वो भीख मांग सके। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी देना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे हम ही देखते हैं, ठीक है, हमारे जो सर्कल मतलब हमारे जो आसपास का जो लोकल एरिया होता है, या कहीं आप किसी हाईवे पे जाओ तो आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे दिख जाते हैं जो वहाँ पे भीख मांगते हुए दिख रहे हैं या कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है ना कभी कभार ये सिर्फ गरीब परिवार के नहीं होते हैं, ये ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कहीं से उठा के लाया गया रहता है और अपने काम के लिए यानी उनको भीख मंगवाने के लिए यहाँ पर रखा गया रहता है। ताकि होते हैं ना कि बड़े लोग होते हैं, भाई बच्चा है पैसे दे दो, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ऐसे पर्सन पाया गया तो उनको 10 साल तक की सजा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का हो सकता है। अब सेकंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि हुएवर मेम्स एनी चाइल्ड, उनको एम्प्लॉय किया मतलब कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उनको जॉब में रखना है एक तरफ से, ठीक है, जॉब पे रखना फॉर द पर्पज़ ऑफ बेगिंग, ताकि वो भीख मांग सके। तो ऐसी कंडीशन में भी उनको 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और उनको पूरी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ सकता है। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन 2। थर्ड में बताया गया है कि हु एवर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन, एंड उनके मम्मी पापा ना हो, ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉयज और यूजेस चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। तो मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि अलग से ही पर्सन जो कि उनका लीगल गार्जियन नहीं है, कोई दूसरा पर्सन है जो कि उनको हायर कर रहा है, उनको एम्प्लॉय कर रहा है, किस लिए? ताकि वो सड़कों पे जाके बैक कर सके, सड़कों पे जाके वो भीख वगैरह मांग सके। तो ऐसी कंडीशन में भी उनको मतलब 139 के अंदर ही रखा जाएगा और यहाँ पे उनके लिए पनिशमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी इट शैल बी प्रिज्यूम, यानी यहाँ पे ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि यहाँ पे किडनैपिंग का चार्ज मतलब किडनैपिंग हुआ है और उनको भी पनिशमेंट एज अ मतलब पनिशमेंट उनको दिया जाएगा एज अ 139, जो कि अभी तक हमने पनिशमेंट पढ़ी। तो ये बेगिंग का मीन्स बता दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 140 पे, जो बात करता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम। तो यहाँ पे रैंसम का मतलब होता है फिरौती लेना, यानी सुपारी लेना, जिसको हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि सुपारी ले लिया है, पता लग रहा है कि आप 50,000 किसी को दे दो कि अगले पर्सन को मार दो, तो ये होता है रैंसम। जो हमारा सेक्शन 364A IPC में दिया था और ये कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे भी गया है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे किसी पर्सन को किडनैप करता है या उसको अबडक्ट करता है, किस लिए? ताकि वो उसका मर्डर कर सके और यहाँ पे उसको रैंसम के लिए यानी उसको फिरौती के अकॉर्डिंग फिरौती के लिए उसको किडनैप और एडप्ट किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 140 के
मतलब 140 के हिसाब से उसको 10 साल तक की सज़ा जो कि रिगरस होगी और प्लस उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। ए किडनैप जेट फ्रॉम इंडिया इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट जेट मे बी सेक्रीफाइस्ड टू एन आइडल ए कमिटेड दैट ऑफेंस, यानी यहाँ पे एक किडनैप कर रहा है जेट को इंडिया से, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, और यहाँ पे उसका मेंसिरिया यानी उसका गिल्टी इंटेंशन है और वो ये जानता है कि उसने जेट को क्यों किडनैप किया है, और यहाँ पे वो जेट को सेक्रीफाई कर रहा है टू एन आइडल। जैसे हमारे मतलब अभी नहीं, कुछ सालों पहले चले जाइए तो ये कहीं कहीं होता था कि मतलब कोई भी माता की पूजा हो रही है या किसी भी भगवान की पूजा हो रही है तो उनके लिए किसी भी पर्सन को सेक्रीफाई किया जाता था, यानी उनके सामने बलि दी जाती थी किसी भी पर्सन को या किसी भी छोटे बच्चे को, ठीक है। एब्डक्शन और किडनैपिंग के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे चाइल्ड भी इंक्लूड है। तो अगर यहाँ पे जेड को सेक्रीफाइस करने के लिए किसी भी आइडल के सामने यानी उनकी बलि देने के लिए उसको किडनैप किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर्सन का मर्डर ही किया जाएगा, तो वो सेक्शन 140 के अंदर यहाँ पे लाइबल हो जाएगा। सॉरी 140 का सबसेक्शन 2 यहाँ पे बात कर रहा है कि whoever kidnaps or abduct any person or keeps the person in detention after such kidnapping or abduction and threaten to cause death, hurt by his conduct give rise to reasonable apprehension, यानी उसको डर पैदा हो रहा है, उसको मर जाने का, उसको हर्ट करने का वहाँ पे डर पैदा हो जा रहा है, और उसको किडनैप और एब्डक्ट करके उस पर्सन को डिटेन करके रखा गया है, यानी उसको एक तरफ से मतलब किसी भी रूम में या किसी भी घर में उसको बंद करके रखा गया है ताकि वो भाग ना जाए। तो ऐसी कंडीशन में और यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंपेल द गवर्नमेंट और एनी foreign state or international intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any or to pay a ransom shall be punishable under with the death or imprisonment for life। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन का किडनैपिंग करता है, उसका अबडक्शन करता है और उसको वो डिटेन करके रखता है अपने किसी प्रीमाइसिस में, और ऐसा करके वो गवर्नमेंट को या कोई भी एनजीओ है या कोई भी अदर पर्सन है, फॉरेन स्टेट है, उसको कंपेल करता है कि आप रैंसम पे करो, यानी आप फिरौती लो। फिरौती का मतलब यहाँ पे पैसे दो, एक तरफ से होता है ना कि मतलब मैंने आपके बच्चे को किडनैप किया है, आप 2 करोड़ लेकर आओ नहीं तो आपके बच्चे को मार देंगे। तो यही चीज़ होती है रैंसम। आगे आई थिंक मैंने कुछ गलत बता दिया था, तो रैंसम का मतलब समझ जाइए कि यही होता है कि किसी भी पर्सन को किडनैप करना और उसके गार्जियन से या ऐसे गवर्नमेंट से या फिर अदर स्टेट से फॉरेन स्टेट से या किसी भी पर्सन से अगर आप पैसों की मांग करते हैं कि आप इतने पैसे लेकर आओ तब मैं इनको छोड़ूंगी, नहीं तो मतलब ये तो गए। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा बहुत ही कॉमेडी मूवी है दे दनादन, उसमें जो वो रहती है उसकी अक्षय कुमार की जो मालकिन रहती है उसका कुत्ता रहता है, उस कुत्ते को किडनैप करते हैं अक्षय कुमार और क्या बोलते हैं अपने मालकिन से कि 2 करोड़ लेकर आओ नहीं तो फिर आपके मतलब तेरे कुत्ते को मार दूंगा। तो ये क्या है, ये रैंसम है। तो अगर ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कोई कुत्ते को हटा के कोई पर्सन रख दो तो यहाँ पे उसे डेथ पेनल्टी तक की हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। 3 में यहाँ पे बोला जा रहा है कि whoever kidnaps or abduct any person with intent to cause that person to be secretly or wrongfully confined, तो यहाँ पे किसी पर्सन को किडनैप किया जा रहा है, उसका एब्डक्शन किया जा रहा है ताकि उसे सीक्रेटली यानी उसको छुपा के रखा जाए और रॉन्गफुली कन्फाइंड किया जाए ताकि उसके बारे में किसी दूसरे को पता ना लगे। तो ऐसी कंडीशन में उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है प्लस उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर आते हैं सब सेक्शन नंबर 4 में जो बात करता है हु एवर किडनैप्स और एब्डक्ट एनी पर्सन इन ऑर्डर सच पर्सन मे बी सब्जेक्टेड और मे बी so disposed of as to be put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery or to unnatural lust of any person or knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed of shall be। तो यहाँ पे वही चीज़ कि अगर किसी पर्सन को आप किडनैप कर रहे हैं, उसका अबडक्ट कर रहे हैं, उसको किस चीज़ के लिए सब्जेक्ट मतलब उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए उसको स्लेवरी यानी उसको होता है ना कि एक तरफ से
किसी को खरीदना, किसी को बेचना, तो जो इंसान खरीदता है वो एज अ स्लेव उसके साथ बिहेव करता है लाइक बॉन्डेड लेबर यहाँ पे रख लो। कोई कोई अपने सेक्सुअल क्या कहते हैं डिज़ायर के लिए किसी भी पर्सन को स्लेव मतलब स्लेवरी में रखता है, यानी किसी पर्सन को खरीदता है। और यहाँ पे किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए खरीद रहा है, या फिर किसके लिए, यहाँ पे किसी पर्सन का अननेचुरल लस्ट करने के लिए, यानी किसी पर्सन को किडनैप किया जा रहा है या उनको बेचा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो पर्सन ऐसे काम कर रहे हैं उनको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है, जो कि रिगरस होगी, और प्लस ऑल्सो फाइन भी दिया जा सकता है। और इसमें कभी कभी हम प्रोस्टिट्यूशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो सेक्शन 141 बात कर रहा है इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब फॉरेन कंट्री से किसी लड़की का या लड़के का, गर्ल बॉय का इम्पोर्ट हो रहा है, यानी फॉरेन कंट्री से किसी मतलब गर्ल बॉय का इम्पोर्ट हो रहा है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जो गर्ल है उनकी एज बताई गई है 21 ईयर्स, यानी वो 21 साल से छोटी होनी चाहिए। और जो लड़के का एज है वो बताया गया है 18 साल, यानी लड़कियां 21 साल से कम होनी चाहिए और लड़के यहाँ पे 18 साल से कम होने चाहिए। और किस लिए उनको इम्पोर्ट किया जा रहा है, ताकि उनके साथ इलिसिट इंटरकोर्स का ऑफेंस खारिज किया जा सके। सेम वही अननेचुरल लस्ट ऑफ एनी पर्सन, यानी सेम वही प्रोस्टिट्यूशन के लिए, अगर जनरल लैंग्वेज में बोलिए, अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन के लिए, स्लेवरी के लिए अगर कोई भी लड़की या लड़का जो कि 21 साल और 18 साल रिस्पेक्टिवली से कम होते हैं और उनको फॉरेन स्टेट से अगर हमारे इंडिया में लाया जा रहा है, पैसे दे के लाया जा रहा है, यानी एक तरफ से उनको परचेज किया जा रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, तो ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर सेक्शन 141 का सेक्शन मतलब ऑफेंस लगता है और उनको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, और प्लस उनको फाइन भी देना पड़ सकता है। अब आते हैं सेक्शन 142 जो बात करता है रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्ट पर्सन। तो रॉन्गफुली कंसीलिंग का मतलब होता है कि जिसको आपने किडनैप किया है, अबडक्ट किया है, उसको गलत तरीके से उसको कंसील करना, उसको छुपाना, उसको कन्फाइन करना, ताकि किसी अदर पर्सन को पता ना चल जाए। तो ये भी क्या कहते हैं एक तरफ से ऑफेंस होगा, और इसको punished in the same manner as if he kidnap or abduct such person with the same intention। यानी जैसे हमने किडनैपिंग और अबडक्शन का जो पढ़ा कि इसमें कितने कितने साल की सज़ा हो सकती है, कौन कौन से यहाँ पे एग्रीगेटेड फॉर्म है, किस किस चीज़ के पर्पस के लिए आप उस पर्सन को किडनैप और अबडक्ट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको सेम एज पनिशमेंट दे दिया जाएगा। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 143 जो बात करता है ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। तो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन 143 तो हम इसी के रिगार्डिंग अभी तक पढ़ ही रहे थे। ओके, तो ये आई थिंक काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इसको अब अगली क्लास में हम कवर करते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारे सेक्शन आई थिंक 128 से हमने सेक्शन 142 तक कवर किया, ठीक है। छोटे छोटे ही थे, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी ये हमारे सेक्शंस नहीं है। बहुत ही की पॉइंट्स है जो इसके रिगार्डिंग हमको याद करना पड़ता है। और पनिशमेंट, भाई पनिशमेंट तो याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन और इसके आगे के जो भी ऑफेंसेस हैं उसको अपने नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और इससे मुझे एक होता है ना कि एक खुशी मिलती है और एक इनकरेज मिलता है कि और वीडियोस बनाओ, नहीं तो फिर ये होता है यार वीडियो बना रही हूँ, ना लाइक आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बहुत ज़्यादा कमेंट करिए अगर कोई भी सजेशन देना हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। इसके अलावा आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो डू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर जुडिशरी एंड बी द जज, और क्या ही बोले, बी द जज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।